हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें आज हमें करना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो हम इनको एक एक करके सब डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो है हमारी वो है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटेड एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल्स होती है, मैं आपको समझाती हूँ। प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं जो कि जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बताया था क्या होते हैं। अपनी जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमें प्रॉफिट या लॉस या कंपनी की पोजीशन निकालने के लिए हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब भी कोई भी कंपनी या बिजनेस या फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, उनको इन प्रिंसिपल्स यानी कि इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर्स। ओके, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी जब जैसे कि कोई बिजनेस है और बिजनेस का जो ओनर होता है, उन दोनों को अलग अलग माना जाता है। जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी फर्म या कंपनी की प्रिपेयर करते हैं, तो हम हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं। ओके, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देख के प्रिपेयर करते हैं। फर्म बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करते। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब बिजनेस की होंगी। ठीक है, और बिजनेस के हिसाब से ही हम इनको बनाते हैं। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, according to this principle only those transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. ओके, इस अब सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? जर्नल हो गई, लेजर हो गया, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये सब बैलेंस शीट। तो ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं। तो ये रूल या प्रिंसिपल ये कहता है कि वही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि मेजर किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जैसे पंक्चुअलिटी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं आप ऑनेस्ट है कोई पर्सन, या फिर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस की जो क्वालिटीज़ हैं जैसे कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, ये सब हमने उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, वो वाली हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जो कि मनी के टर्म्स में हैं, जैसे कि हमने सामान बेचा, सामान खरीदा, ठीक है, कितने का बेचा, एसेट को खरीदा, यही सब रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वालिटीज़ रिकॉर्ड नहीं होती। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि वही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, थर्ड थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड into small parts, generally 12 months, known as accounting period, so that results are comparable. ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनीज की, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हम कब से कब तक प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए एक ईयर होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। उस अकाउंटिंग पीरियड में हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जो बिज़नेस की लाइफ है, हम ऐसा तो है नहीं कि जब बिज़नेस लिक्विडेट होगी, हमें तो पता ही नहीं है कि बिज़नेस कब बंद होगा, हमें पता नहीं है। हम तो गोइंग कंसर्न, हमारा जो होता है गोइंग कंसर्न के हिसाब से तो हम ये अज्यूम करते हैं कि बिज़नेस चलता ही जाएगा। लेकिन इसीलिए हम हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक पीरियड हम बना लेते हैं, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ्स का होता है, मैंने बताया था। इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और ये कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक चलता है। ठीक है, जैसे अभी 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2024, अगले साल। ओके, तो यहाँ से ऐसे ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होती है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्या है हमारा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल है हमारी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल।
According to this principle, the financial statements should make complete, adequate and fair disclosures of accounting services to various end users. ओके आप जब भी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो तो आपको हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी ने कितने खर्चे किए, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आया, कितना रेवेन्यू आया, ये सारे। तो यही ये प्रिंसिपल ये कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे कंप्लीट, एडिक्वेट, पूरे और जितना ज़रूरी हो और सब कुछ सही, ऐसा नहीं कि कुछ गलत सलत लिख दिया हो, बिल्कुल सही डिस्क्लोजर करने चाहिए अकाउंटिंग सर्विसेज की, ठीक है। और ये हम इसको किसको दिखाते हैं, एंड यूज़र, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, इन सबको, गवर्नमेंट हो गई, इन सबको हमें बिल्कुल सही चीज़ें दिखानी चाहिए। ओके, तो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। Materiality principle. According to this principle, all the materialistic facts should be disclosed in the books of accounts. Books of accounts. Accountants need not prepare or show immaterial facts. ठीक है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट होती है, उसमें हमें जो ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं, मटीरियलिस्टिक फैक्ट मतलब जो ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं, वो दिखाने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंटेंट्स को जो 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 इममटीरियल फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो इममटीरियल फैक्ट्स हैं वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने चाहिए, जैसे खर्चे, एक्सपेंसेस, इनकम, ये तो ज़रूरी फैक्ट्स हैं, लेकिन एम्प्लॉय की काइंडनेस, पंक्चुअलिटी, ये सब इममटीरियल फैक्ट्स हैं, इनको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक फैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। ओके, सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। As per this principle, do not anticipate profits, provide for all possible losses. Means, if management anticipate loss, provisions should be made for them. But if anticipate profits, it should not be recorded until and unless it is realized. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो उनके लिए आप अभी से ही पैसे पैसे जमा करना शुरू कर दो। उन पैसे जमा करके एक सेविंग बना लो, जिसको हम प्रोविजंस कहते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर अकाउंटेंट्स या जो कंपनी है उसको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके उसको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो प्रॉफिट्स को अभी रिकॉर्ड मत करो, प्रॉफिट्स के लिए अभी कुछ भी मत करो। जब तक प्रॉफिट्स हुए ना, तब तक हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो सकते हैं आगे, तो लॉस के लिए अभी से ही सेविंग करना स्टार्ट कर दो। प्रॉफिट्स हो सकते हैं आगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो अभी उसके लिए कुछ नहीं करना जब तक वो रियलाइज्ड नहीं हो जाते। जब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करना है, लेकिन लॉसेस के लिए सेविंग्स मेंटेन करना कंपलसरी है। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। As per this principle, assets are recorded at their purchase price in the books of accounts, including cost of purchase, transportation and installations etc. तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहती है? ये प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये कहता है कि हमें हमेशा जो एसेट्स की परचेज प्राइस होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही रखनी चाहिए। मतलब जैसे लेट्स सपोज मैंने ओके, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 1 जनवरी 2020 को एक मशीनरी परचेज करी थी ₹1 लाख की। लेकिन अब ऑब्वियसली अब क्या हो गया, अब मेरे पास हो गया 1 जनवरी 2023। अब ईयर क्या हो गया? 1 जनवरी 2023। और अब मशीनरी में, मार्केट में मशीनरी कितने की बिक रही है? 2 लाख रुपए की बिक रही है। यही सेम मशीनरी मार्केट में कितने की बिक रही है? 2 लाख रुपए की। तो हम कह सकते हैं इसकी मार्केट वैल्यू अब 2 लाख रुपए हो गई, ठीक है। अब इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई, मैं भी कह सकती हूँ। तो लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है? हमें हमेशा, चाहे जो भी साल हो जाए, हमें 1 जनवरी 2023 में भी जो मशीनरी की प्राइस है वो 1 लाख ही रखेंगे, जितने में हमने परचेज करी थी, ठीक है। तो यही होता है हिस्टोरिकल। और अगर इस मशीनरी को परचेज करने में इंस्टॉलेशन का खर्चा 10,000 आया, ठीक है, फ्रीट का खर्चा 20,000 आया, ठीक है, ये सब भी हम रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है, तो टोटल खर्चा 1,30,000 हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे 1 जनवरी 2023 को करें या 1 जनवरी 2020 को करें, ठीक है, या उससे आगे कभी भी करें। जो परचेज प्राइस थी वो रिकॉर्ड करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा खर्चा उस मशीनरी में आया तो उसी पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। According to this principle, all expenses incurred during an accounting period should be matched with the revenue earned during that period. Means expenses and revenue should be of same accounting period to ascertain the correct profit or loss. Matching concept क्या कहता है? Matching concept ये कहता है कि जो expenses, जो खर्चे हैं और जो revenues आए हैं उन जो भी खर्चा हुआ है और जो भी इनकम आपके पास आई है, जो भी रेवेन्यू आपके पास आई है, वो दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपेंस हमारा 2020 का है, रेवेन्यू हमारी 2023 की है और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको लिखते हैं अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड की। नहीं, अगर एक्सपेंस 1 जनवरी 2020 का है तो रेवेन्यूज़ भी 1 जनवरी 2020 के होने चाहिए, ठीक है। और अगर इनकम 1 जनवरी 2023 की है तो एक्सपेंस भी 1 जनवरी 2023 के होने चाहिए, दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। ओके, नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। According to this principle, there are two aspects for each accounting transaction, that is every debit has an equal amount of credit। ठीक है, तो ड्यूअल या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अभी तो वैसे आपने डेबिट और क्रेडिट समझा नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी आप इतना समझ लो, ड्यूअल या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डेबिट है वो हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई सी भी चीज़ को अगर हम डेबिट कर रहे हैं 1,00,000 रुपीज़ से, तो सेम 1,00,000 रुपीज़ से उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एसेट है, ये हम आगे आगे समझेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे गोल्डन रूल्स के, तो उसमें आप एक पॉइंट आएगा कि एसेट हमेशा डेबिट होता है, यानी जैसे प्लांट्स और मशीनरीज हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, और ऑफिस में जो फर्नीचर है वो हमारा एसेट है, ये सब चीज़ें हमारी डेबिट होती हैं। और कैपिटल जैसे मैंने बताया था, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो वो लाइबिलिटी ही मानी जाती है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ जैसे लोन्स लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सब लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए, एसेट और लाइबिलिटीज़ हमेशा इक्वल होती हैं, प्लस कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है, ठीक है। कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज़ जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन वगैरह, वो तो ये दोनों ही लाइबिलिटीज़ होती है, क्रेडिट होती हैं, और एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करती है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इस पर पूरा एक चैप्टर है जो हम समझेंगे। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद 10th, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। According to this concept, revenue is considered as realized when the transaction has taken place and the obligation to receive its payment has been established. तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज रियलाइज व्हेन ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। 1 फरवरी 2022 को मैंने गुड्स को बेचे, ठीक है, गुड्स को बेच के मेरे पास, गुड्स को सेल करके मेरे पास 2,00,000 रुपीज़ आए, ठीक है। 2,00,000 रुपीज़ के गुड्स मैंने सेल करे 1 फरवरी 2022 को, लेकिन इसके जो पैसा है वो मुझे कब रिसीव हुआ? 31 मार्च 2023 को रिसीव हुआ, ठीक है, 31 मार्च 2023 को रिसीव हुआ। ओके, लेकिन ये जो 2,00,000 रुपीज़ है वो मुझे कब रिसीव हुए? 31 मार्च 2023 को रिसीव हुए, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये यही कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सिर्फ मैटर नहीं करता कि आपको इस ट्रांजैक्शन का पैसा कब मिला है। अगर आपने गुड्स 1 फरवरी 2022 को बेचे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुड्स की सेल कब लिखोगे? 1 फरवरी 2022 को ही लिखोगे, जिस दिन गुड्स बेचे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पैसा कब मिला हो, तो आप इसमें नहीं,
इस डेट पे रिकॉर्ड करोगे रेवेन्यू। ओके, तो यही कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज रियलाइज जब ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट्स पेमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, और 1 फरवरी 2022 को डिसाइड होता है कि कौन सी पेमेंट वाली डेट होगी। तो उस डेट पे आप रिकॉर्ड करोगे जिस डेट पे डिसाइड होता है कि आपकी पेमेंट वाली डेट कब होगी और जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। भले ही उस दिन आपको पैसा मिला हो या ना मिलो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन सेल अगर उस दिन हुई है तो उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एकदम अच्छे से रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसमें कुछ भी अकाउंटेंट्स ऐसा नहीं है कि कुछ भी हेरा फेरी करते हैं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। उसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव मैनर में बनानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैनर में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप बना रहे हो तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस बना रही हूँ तो उसमें मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। बैलेंस शीट बना रही हूँ तो उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। तो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में एक बनाना चाहिए और उसमें कुछ भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। साथ साथ उसमें ज़बरदस्ती कोई गलतियाँ अकाउंटेंट को नहीं करनी चाहिए, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होने चाहिए फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी चैप्टर नंबर 4 जो है उसका भी आपके पास वीडियो आ जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।